नमस्कार, स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है 4 के वार का, जिसमें सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह की बात होगी। दाल उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए आज एक ई पोर्टल की शुरुआत उनकी तरफ से की गई और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि भारत दिसंबर 2027 के बाद 1 किलो भी दाल आयात नहीं करेगा। इस खबर से जुड़ी हुई बाकी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। दिल्ली की अगली बड़ी खबर होगी, जहां अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक जांच के भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईडी समन पर समन भेज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिक भर्ती दवा मामले में एलजे वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। डिटेल में खबर बताऊंगी। अगली बड़ी खबर के लिए महिमा सिंह का वक्त करूंगा। देखिए, तीसरी बड़ी खबर उस पापवाणी से जुड़ी हुई है जो कि महाराष्ट्र में एनसीपी के बड़े नेता जितेंद्र आव्हाड के मुंह से निकली। जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, पूरा देश टकटकी लगाकर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है, तब एनसीपी लीडर जितेंद्र आव्हाड मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बोलते बोलते सारी मर्यादा भूल गए। आपको सुनवाएंगे उनका बयान। चौथी बड़ी खबर के लिए चलते हैं आयुष सूर्यवंशी के पास। और चौथी खबर में आपको जम्मू कश्मीर के गुलगाम लेकर चलेंगे, जहां सेना के दरअसल सेना ने यहां पर 2 आतंकियों को घेरा। आतंक का खात्मा करने की कसम लेकर ऑपरेशन ऑल आउट चला रही सेना ने किस तरह आतंकी सपेलों की घेराबंदी की, आज आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे आपको पूर्णिमा मिश्रा। और बड़ी खबर इस वक्त यही है कि चीन के अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफ की। रणनीतिक तौर पर भारत अधिक सक्रिय, ये कहा गया है ग्लोबल टाइम्स में। और पिछले 10 सालों में भारत सशक्त हुआ। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स है, जो अमूमन वो भाषा बोलता है जो शी जिनपिंग कहते हैं, उस बात को रखता है जो चीन मानता है। और चीन का भारत के साथ किस तरीके का रिश्ता बीते कुछ वक्त में रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच, लेकिन इसी बीच ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफ कर दी है और भारत की आर्थिक और विदेश नीति की तारीफ करते हुए चीन कह रहा है कि भारत तेजी से बड़ी ताकत बनने की ओर है। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि बीते 10 सालों से भारत सशक्त हुआ है और भारत ने हमेशा खुद को विश्व शक्ति माना, ये भी ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। और चीन के इस अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में विदेश नीति बदली है। आर्थिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर भारत अधिक सक्रिय और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अपने आप में ग्लोबल टाइम्स की एक अलग अप्रोच नजर आती है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि ग्लोबल टाइम्स भारत के बारे में कुछ अच्छा कहे या लिखे, लेकिन चीन के अखबार ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, बल्कि भारत की आर्थिक नीति और विदेश नीति और रणनीतिक तौर पर भारत अधिक सक्रिय ग्लोबल टाइम्स ने बताया है। और इससे पहले भी हालांकि 2 विदेशी अखबार ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुके हैं। अब चीन का यह सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स पीएम मोदी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको सियासी गलियारे में ले चलते हैं। झारखंड में सियासी हलचल इस वक्त जारी है। सभी एमएलए को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। अगले कुछ दिनों के लिए ये निर्देश जारी रहेगा। रांची से बाहर जाने के लिए विधायक दल के नेता को देनी होगी जानकारी। तो जेएमएम में जिस तरीके से उठापटक इस वक्त चल रही है, ईडी की कार्रवाई सुरेन पर और ऐसे में सभी विधायकों को रांची में रहने के निर्देश दिए गए। रांची से बाहर अगर किसी विधायक को जाना है तो पहले परमिशन लेनी होगी। ये जानकारी झारखंड से मिल रही है। और झारखंड के सियासी संकट से जुड़ी हुई बड़ी खबर जान लीजिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लिखी राज्यपाल को चिट्ठी। बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से आग्रह किया है राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह करते हुए इस चिट्ठी के जरिए नजर आए। गैर विधायक नहीं कर सकता सरकार बनाने का दावा। और देखिए, झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला। कल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि वर्तमान हालात में गैर विधायक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में असंवैधानिक प्रस्ताव आने पर विचार करें। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अब महज 1 साल से भी कम बचा है। ऐसे में खाली कराई गई सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसे हालात में राज्यपाल की संवैधानिक व्यवस्था का मजाक होने से बचा सकते हैं और कहा कि राज्यपाल को लिखे गए उनके पत्र का ही असर है कि कल सीएम आवास पर हुई विधायकों की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि सत्ताधारी दल के विधायकों को रांची में रहने के लिए कहा गया है। स्वस्थ हैं और अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा को चुनाव होने को।
तो फिर आखिर इन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया? तब इसका अर्थ ये लगा कि हो ना हो, चूंकि हेमंत सोरेन इन दिनों आप देखते होंगे रोज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाते हैं, ईडी के डर से कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते हैं। तो लगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है क्योंकि नन विधायक को सीएम बना देना और उस खाली सीट से उसको चुनाव करा। तो स्वाभाविक है कि इसके बाद जब कोई समय ही 1 साल बचा हुआ रहा, 1 साल से भी कम समय हो और उसके बाद कोई त्याग पत्र देना, तो हमें लगता है कि कहीं से भी वो उपयुक्त नहीं है, गलत है। और इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, जरा ये पूरा सियासी घटनाक्रम, ईडी की कार्रवाई, उस पर बाबूलाल मरांडी का ये पत्र और उसके बाद झारखंड में मची हुई सियासी उठापटक, जरा इसको ब्रीफ करिए कि झारखंड में हो क्या रहा है। देखिए, दरअसल अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है हेमंत सोरेन के लिए। यहाँ पर उनकी राजनीतिक लड़ाई, पारिवारिक एकजुटता और फिर प्रदेश में जो सियासी संकट और भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम चीज़ें सामने निकलकर आ रही हैं धीरे धीरे, और अगले 2 दिन में ये तस्वीर साफ होगी। दरअसल आप देखें कि अब ईडी ये करार कर चुका है कि जो उनका 7वां समन था वो आखिरी समन था, और जब ईडी के समन पर हेमंत सोरेन अपनी नहीं पहुंच पाते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे में अब ये डर सताता है कि उनको कभी भी गिरफ्तार किया जाएगा। एक बार फिर समझते हैं कि दरअसल 29 दिसंबर को 2 दिन का समय देते हुए कहा कि आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से पहुंचें और जो प्रकरण है जिस पे ईडी ज़मीन के घोटाले को लेकर जो ईडी पूछताछ कर रही है उसके लिए आएँ, लेकिन वो नहीं जाते। फिर समन आता है, नहीं जाते, और फिर 2 जनवरी को मंगलवार को वो चिट्ठी लिखते हैं। वो चिट्ठी 3 पन्नों की होती है जिसमें वो बार बार इस पूरी पूछताछ को, इस समन को, इस सब को अवैध बताते हैं, इस जांच को अवैध बताते हैं। अब ईडी करार कर चुकी है कि ये 7वीं और आखिरी चिट्ठी है। इस बीच में विधायक दल की बैठक होती है, और विधायक दल की बैठक जब होती है तो ये अटकलें लगती हैं कि अगर गिरफ्तारी होगी तो आखिर क्या कुछ होगा, पार्टी के अंदर कौन होगा जो उत्तर उनका जो आगे की पूरा कमान संभालेगा। आपको ये भी बता दें कि 29 दिसंबर को ही 4 साल पूरे किए थे हेमंत सोरेन ने, और वो पहले मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री, जिन्होंने झारखंड में 4 साल पूरे किए हैं। और अपने बयानों में भी वो इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा भुनाते हैं कि वो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री हैं जो 4 साल रहे, और भारतीय जनता पार्टी पहले साल से ही उनको सत्ता से बाहर करना चाहती है, सरकार गिराना चाहती है। दरअसल ज़मीन घोटाले को लेकर लगातार ईडी समन दे रही है और वो समन में पेश नहीं हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब उनके पास विकल्प क्या क्या बचते हैं। अगले 2 दिन में तस्वीर साफ होगी। विधायक दल की बैठक में सबने बाहर आके यही कहा कि हमारे जो चेहरा है या हमारा जो नेता है वो हेमंत सोरेन ही रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा नहीं देंगे, और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। लेकिन अब इसके पीछे की तस्वीर को समझते हैं कि फिलहाल हेमंत सोरेन के पास 4 क्या विकल्प बचते हैं। देखिए, अगर ईडी सिर्फ पूछताछ करती है तो वो मुख्यमंत्री पद पे बने रहकर अपनी ईडी की प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक जब तक कि ईडी गिरफ्तार नहीं करती। तो ये पहला ऑप्शन है, ईडी अगर गिरफ्तार नहीं करती तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो ऐसे में उनके एक विधायक ने गांडे से जो है इस्तीफा दे दिया, तो अटकलें ये भी लगी कि क्या उनकी पत्नी जो है वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इसको खारिज भी किया है हेमंत सोरेन ने। तो दूसरा ऑप्शन है कि वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में उनको अपने पिताजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर पिताजी बाबूलाल उनके जो पिताजी हैं शिबू सोरेन, अगर उनसे अप्रूवल नहीं मिलता, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि उनकी भाभी और उनके भाई भी विधायक हैं, ऐसे में परिवार के अंदर जिसका मैं जिक्र कर रही थी खींचतान, परिवार के अंदर अप्रूवल ज़रूरी है कि क्या उनकी पत्नी अभी सीट संभाले, मुख्यमंत्री का पद संभाले और 6 महीने में चुनाव लड़ें। तो ऐसे में अभी परिवार के अंदर, क्योंकि जाहिर तौर पे उनके भाई हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, बसंत सोरेन, और उनकी भाभी हैं सीता सोरेन, वो भी चुनाव लड़ने की इच्छुक बताई जा रही हैं। हालांकि खुलकर ये बातें सामने नहीं आई हैं। अब चौथा ऑप्शन ये बनता है कि वो किसी सीनियर
विधायक को बनाएं, जो कि चांसेस कम है क्योंकि वो किसी परिवार को ही देंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी का जो प्रकरण हुआ, हालांकि अदिति इसी बीच में देखिए बन्ना गुप्ता का भी स्टेटमेंट आ चुका है, ये कहते हुए कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का जवाब दे दिया है और 5 साल का कार्यकाल सरकार पूरा करेगी। हालांकि झारखंड की जो अभी सियासी स्थिति देख रही है उसमें बहुत कुछ कह पाना अभी मुश्किल नजर आता है। शुक्रिया आपका अदिति जानकारी के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा।